क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटी अनियमित है और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। यह संभव है कि इस तरह के लेनदेन से हुई किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो। In this video, you will learn how to find and analyze NFT projects like a pro. यार एक बात तो है ना फाइनल है, हम हमारी लाइफ में ना कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन होता है ना, जैसे कि घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई का एजुकेशन, बजट, ये सब जो चीजें हैं ना अपनी लाइफ में, उसका डिसीजन लेने से पहले बहुत सारा एनालाइज, बहुत सारा रिसर्च हम करते रहते हैं। और उसका एक ही सिंपल रीजन है कि हम हमारा पैसा अच्छे से इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कहीं हड़बड़ी में कोई बैड इन्वेस्टमेंट ना कर बैठे। तो उसी तरह NFTs भी एक इन्वेस्टमेंट होने वाला है और NFTs में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ पैरामीटर्स है, कुछ फैक्टर्स है जो कि आपको बहुत ही अच्छे से रिसर्च और एनालाइज करना चाहिए। और ये समझने के लिए हम एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का एग्जांपल लेंगे और उनके जो फैक्टर्स होते हैं उसके रिलेटेड हम NFT इन्वेस्टमेंट का रिसर्च और एनालिसिस बहुत ही सिंपल वे में करने वाले हैं। तो आप जब घर खरीदने जाते हो तो कुछ फैक्टर्स देखते हो, जैसे कि लुक एंड फील, प्राइस ऑफ द हाउस, लोकेशन, नियर बाय कम्युनिटी, बिल्डर वगैरह वगैरह वगैरह। तो फिर NFTs में ये सब फैक्टर्स का क्या रोल है वो समझते हम इंडिविजुअली एक एक फैक्टर को एनालाइज करके। तो सबसे पहला फैक्टर है आर्ट। अब ये आर्ट जो फैक्टर है उसको हम रिलेट करते हैं रियल एस्टेट के प्रॉपर्टी के साथ, मतलब एक घर के साथ ही उसको रिलेट करते हैं। बिकॉज वन ऑफ द मेजर डिसीजंस व्हिच यू टेक व्हाइल बाइंग और रेंटिंग अ हाउस इज उसकी डिजाइन कैसी है, उसका लुक एंड फील बाहर से कैसा है। क्योंकि अगर आपको घर का लेआउट ही पसंद नहीं आएगा तो आप घर क्यों खरीदोगे यार। तो उसी तरह NFTs में भी जो आपको दिखता है सबसे पहले वो है उसका आर्ट। NFT का आर्ट मतलब एक पिक्चर या एक वीडियो जो आपको दिखता है, दैट पर्टिकुलर थिंग। एंड एक बात दिमाग में रखो यार, NFTs एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इट इज a digital art or a digital asset or a virtual asset on blockchain. So while buying a house, अगर आपको लेआउट पसंद है, अगर आपको उसका दिखावा पसंद है, तो ही उसके आगे जाके आप रिसर्च करोगे, कुछ और पैरामीटर्स के आगे देखोगे। उसी की तरह NFTs में भी कुछ अगर आर्ट आपको पसंद आता है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसके बाद लोग उसमें रिसर्च थोड़ा ज्यादा करते हैं। अब बहुत सारे NFT प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें उनके आर्ट होते हैं, उसमें बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, मतलब वो रैरिटी ऐड करते हैं। और बहुत सारे ऐसे यूटिलिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जिसमें आर्ट का रैरिटी से कोई मतलब नहीं होता है। Why? Because those NFT projects would be just focusing on utility driven projects. For example, कोई एक घर में let's suppose कि एक मार्बल जो टाइल्स होती है वो अगर कोई यूनिक मार्बल से बनी हुई है तो वो घर की प्राइस बहुत ही यूनिक हो जाएगी और वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक रेयर हाउस, रेयर प्रॉपर्टी में गिना जाएगा। सिमिलरली इन NFT प्रोजेक्ट्स अगर उनका आर्ट कोई रेयर है, उनकी प्रॉपर्टीज कुछ रेयर है और रेरिटी एलिमेंट है, तो शायद वो NFT प्रोजेक्ट या वो पर्टिकुलर NFT का प्राइस ऊपर हो सकता है, हाई हो सकता है। एंड एट द सेम पॉइंट इन टाइम जो मैंने आपको बताया, कुछ NFT प्रोजेक्ट जैसे कि मेरा NFT प्रोजेक्ट है जोर परिवार, अब उसमें यूटिलिटी ड्रिवन है तो उसमें आर्ट का रैरिटी या उससे कोई लेना देना नहीं है। Why? Because it is just focusing on utility के कंज्यूमर जो कि एक आर्ट या NFT ले रहा है उनको यूटिलिटी में क्या मिल रहा है जिसको आर्ट से कोई मतलब नहीं है। वैसे ही अगर आप रियल एस्टेट की बात करें और रियल एस्टेट की एक प्रॉपर्टी जिसमें कोई ऐसा रेयर कंपोनेंट नहीं है, शायद टाइल्स नॉर्मल होगी, दीवार नॉर्मल है, उनका लेआउट नॉर्मल होगा, लेकिन अगर वो एक बहुत ही पॉश एरिया में होगा, बहुत ही ट्रैफिक वाले एरिया में होगा, बहुत ही मॉडर्नाइजेशन वाले एरिया में होगा, तो शायद वो फ्लैट या वो बंगलो या वो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का प्राइस ऊपर हो सकता है। तो उसमें अगर आर्ट या दिखावा रेयर नहीं है फिर भी उसका प्राइस ऊपर हो सकता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड फैक्टर व्हिच इज प्राइस एंड वॉल्यूम। और NFTs में इसको रिलेट करेंगे हम एक टर्म से जिसका नाम है फ्लोर प्राइस। घर खरीदने के लिए ना आपके दिमाग में एक बजट होता है, एक रकम होती है, वो चाहे 30 लाख हो सकती है, 3 करोड़ हो सकती है, 300 करोड़ की एक जमीन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट there is a fixed amount in your mind which is your budget। अब आपके दिमाग में जो फाइनेंशियल बजट है, अगर उससे ज्यादा प्रॉपर्टी का प्राइस है तो चाहे आपको प्रॉफिट दिख रहा हो फिर भी आप घर खरीदोगे कैसे? क्योंकि आपके पास तो पैसे है नहीं। क्यों? क्योंकि आपका बजट कम है। सिमिलर टू दिस रियल एस्टेट एग्जांपल हम समझते हैं NFTs में। तो NFTs में होते हैं कलेक्शन। आप समझो कि रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में बंगलोज का एक पूरा एक रॉ हाउस का एक स्कीम हो गया, या तो अपार्टमेंट पूरा जो होता है वो बिल्डर
उसने अपार्टमेंट खोले तो उसका एक सोसाइटी का नाम होगा। तो वैसे ही NFT प्रोजेक्ट यानी कलेक्शन वो एक नाम हो गया। ये कलेक्शन के अंडर कितने NFTs है वो हमको दिखते हैं। अब वो जो NFTs अज्यूम करो कि एक कलेक्शन के अंडर 1000 NFTs है। अब 1000 NFTs में से जो सस्ता वाला होगा ना, उसका जो प्राइस होता है इन द मोमेंट इज इक्वल टू द फ्लोर प्राइस ऑफ द एंटायर कलेक्शन। एग्जाम्पल रियल एस्टेट में अगर समझे सिंपल भाषा में, तो अगर 1000 फ्लैट है एक अपार्टमेंट में और एक 1000 फ्लैट में से एक अपार्टमेंट सबसे सस्ते में सस्ता है जिसका 25 लाख का वैल्यू है और उससे ऊपर ये सारे 999 फ्लैट्स, तो 25 लाख इज इक्वल टू फ्लोर प्राइस ऑफ दैट एंटायर अपार्टमेंट स्कीम। अभी रियल एस्टेट में घर के प्राइस तो ब्रोकर बताता है, या तो आपका फ्रेंड बताएगा, या तो कोई तो एजेंट होगा जो आपको बताएगा। लेकिन NFTs में ऐसा नहीं होता है। NFTs में आपको NFT मार्केट प्लेसेस ये फ्लोर प्राइस बताता है, तो इट इज ओपन टू ऑल। ये कोई छिपाने वाली बात नहीं है, यहाँ पर सबको पब्लिकली फ्लोर प्राइस दिखता है। सो इन शॉर्ट, अगर आपको कोई NFT प्रोजेक्ट में जुड़ना है या NFT प्रोजेक्ट में से वो NFT लेना है, तो सबसे सस्ता वाला जो आप लोगे वो आप फ्लोर प्राइस पे लोगे। फिर अगर आपका बजट ज्यादा है तो आप कोई भी ऊपर वाले प्राइस का भी वो एक NFT लोगे, और जैसे ही आप एक NFT खरीदते हो वो कलेक्शन में से, यू बिकम अ होल्डर ऑफ वन ऑफ द NFTs ऑफ दैट NFT प्रोजेक्ट। और जैसे कि मैंने कहा आपको कि घर के जैसे डिफरेंट प्राइस होते हैं, अपार्टमेंट के डिफरेंट प्राइसेस होते हैं, वैसे ही NFT कलेक्शन में अलग अलग प्राइसेस होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन योर बजट यू बाय वन NFT और उसी पे आप फोकस करते हो। अगर आपको रेयर कंपोनेंट चाहिए, रेयर प्रॉपर्टी वाला NFT चाहिए, तो आप उस पे फोकस करोगे। अगर आपको ये ऐसा प्रोजेक्ट जो यूटिलिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट जैसे जोर परिवार है, जिसमें रेयरिटी कंपोनेंट नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में होगा कि हाँ कोई एक लेवल वाला आपको चाहिए, वो लेवल आपके दिमाग में होता है और वो बजट आपके दिमाग में होता है, तो उसके बेसिस पे आप एक NFT खरीदते हो। क्यों? क्योंकि आपको वो यूटिलिटी स्पेसिफिकली चाहिए। तो तब आप फ्लोर प्राइस नहीं देखते हो, तब आप अपना बजट देखते हो, उसके हिसाब से NFT खरीदते हो। So depending upon your choice, depending upon your own need, depending upon all of these factors, आप ये दूसरे फैक्टर में रिसर्च करते हो और उसी के दौरान आप कोई NFT प्रोजेक्ट में जुड़ना शुरू करते हो। एंड while we are talking of floor price, दूसरा फैक्टर जो कि वॉल्यूम, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये NFT प्रोजेक्ट, उसकी आप एक्टिविटी भी ब्लॉकचेन पे देख सकते हो, NFT मार्केट प्लेस में देख सकते हो, और आप देख सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ सेल्स कितना है। तो नॉर्मल वर्ल्ड में भी अगर आप देखते हो कि एक प्रोजेक्ट या कुछ भी एक चीज जो ज्यादा बिक रही होती है, तो डेफिनेटली आपको वो साइकोलॉजिकली पता चलता है कि हाँ इसका डिमांड है, ये कुछ अच्छा होगा, इसलिए लोग इतना सारा खरीद रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी NFT प्रोजेक्ट्स में अगर एक्टिविटी, वॉल्यूम ऑफ सेल ज्यादा दिखते हैं, तो चांसेस आर, मैं हमेशा ऐसा होगा वैसा नहीं बोल रहा हूँ, चांसेस आर दैट वो प्रोजेक्ट अच्छा होगा, वो प्रोजेक्ट बहुत सारे कंज्यूमर्स कंज्यूम करना चाहते हैं, तो वो एक फैक्टर हो सकता है कि आप ये NFT ले लो and that NFT might be a good project for you. Now let's move on to the third factor in real estate, which might be nearby communities, और NFT में हम ये टर्म बोलते हैं communities। तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी आप सोचो, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी आप घर खरीदने जाते हो तो आप देखते हो ना यार, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये मैं बात बोलूंगा ना तो आपको लगेगा कि हाँ मेरी मम्मी भी ऐसे बातें करती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोअर मिडिल क्लास फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली में जो माँ बाप होते हैं ना, पप्पा मम्मी होते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मम्मी क्या सोचती है मालूम है कि यार एक ऐसा घर हो जहाँ पर दरवाज़ा खुले तो सामने भी जो पड़ोसी हो उनका भी दरवाज़ा खुला रहे, वो भी एकदम प्यार से बातें करने वाले लोग हो, उनके घर पे शायद कुछ बना हो तो वो यहाँ पर देने आए, यहाँ पर हम कुछ बनाए तो वहाँ पर देने जाए। तो वो जो एक रिश्ता होता है ना नियर बाई कम्युनिटी वाला, वो हमेशा एक फैक्टर होता है जो कि फैमिलीज देखते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये लोअर मिडिल क्लास फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली में हमेशा ये फैक्टर बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है घर खरीदने में। तो उसी तरह कम्युनिटीज, एक्टिविटी, एक्टिव कम्युनिटी वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है NFT प्रोजेक्ट रिसर्च करने के टाइम पे। और भैया NFTs में तो एक कहावत भी है, NFT कम्युनिटीज कैन मेक और ब्रेक अ प्रोजेक्ट। अब आप ये सोच रहे होंगे रियल एस्टेट में तो चलो यार कम्युनिटी यानी पड़ोसी हो गए, लेकिन यहाँ पर क्या, NFTs में क्या? तो NFTs में कम्युनिटी यानी सोशल मीडिया पेजेस जैसे कि डिस्कॉर्ड, ट्विटर और ये
दो प्लेटफॉर्म्स है ना बहुत मेजर है। यस, इंस्टाग्राम में भी लोग होते हैं, लेकिन NFTs में, NFT वर्ल्ड में डिस्कॉर्ड एंड ट्विटर आर द मोस्ट एक्टिव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो अगर NFT प्रोजेक्ट क्लेम करता है कि हाँ हम बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है ना, ये न वो न फलाना न ढिमका, देन मेक श्योर दैट वेदर देयर कम्युनिटी इज एक्टिव ऑन डिस्कॉर्ड एंड ट्विटर। इससे थोड़ा सा आपको और ज़्यादा पता चलेगा कि ये एक रियल प्रोजेक्ट है या नहीं, इसमें निवेश या इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और हमेशा एक चीज़ याद रखना, अच्छे NFT प्रोजेक्ट्स की निशानी क्या होती है मालूम है? एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड लॉयल कम्युनिटी। क्योंकि अगर बहुत सारे लोग एक NFT प्रोजेक्ट में बिलीव करते हैं, स्टिकिंग टुगेदर कर रहे हैं, बातें शातें कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को एम्पावर कर रहे हैं विद इन डिस्कॉर्ड, विद इन ट्विटर, एवरीवेयर, देन डेफिनेटली आप ये सोच सकते हो कि एक NFT प्रोजेक्ट में अगर ये लॉयल कम्युनिटी है तो ये लॉन्ग टर्म अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है। And because we are talking about community, make sure that while you're researching on this community within NFT project, please don't research your communities or don't conclude that ये community strong है based on the number of followers and subscribers। नहीं, please, number of followers या subscriber होने से बड़ी community या अच्छी community है ऐसा नहीं कहते हैं NFT projects में। NFT projects में क्या वो एक दूसरे को empower कर रहे हैं, क्या वो एक दूसरे की help कर रहे हैं, Discord में, Twitter में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, रियल एंगेजमेंट हो रहा है। एंगेजमेंट इज द की ओवर हियर। तो चाहे वो 300 लोगों की कम्युनिटी हो या 1000 लोगों की कम्युनिटी हो या 10,000 लोगों की कम्युनिटी हो या 1 लाख लोगों की कम्युनिटी हो, डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज रियल एंगेजमेंट है या नहीं, बिकॉज it's more about real human connections versus just social media connections. Now let's move on to the next factor, which is the fourth one, which is builder. तो NFTs में उसको बोलते हैं टीम, या पूरा जो एक क्रिएटर होता है या एक ब्रांड होता है उसके पीछे लोग होते हैं जो कि टीम में काम करते हैं, या आर्टिस्ट हो गया या उसका एग्जीक्यूशन वाला बंदा हो गया या कुछ भी, मतलब कम्युनिटी मॉडरेटर हो गया, डिस्कॉर्ड मॉडरेटर हो गया। वो पूरी जो एक टीम होती है वो कैसी है, वो क्या इंगेजिंग है, वो क्या हेल्पफुल है, उसके बेसिस पे ये फोर्थ फैक्टर बहुत निर्भर करता है। तो जैसे रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में आप एक बिल्डर होता है, वो बिल्डर का नाम होता है, बहुत सारे बिल्डर्स होते हैं, लेकिन कुछ 3-4 ऐसे बिल्डर होंगे जो आपके दिमाग में होंगे और ऐसा लगेगा कि हाँ ये बिल्डर का तो अपार्टमेंट बहुत सही होगा, ये बिल्डर का ऑफिस बहुत सही होगा, तो यहाँ तो लेना ही चाहिए, इसका तो बहुत मस्त फैसिलिटी होता है, इसका मेंटेनेंस के साथ साथ वो इतना फैसिलिटी देते हैं कि मेंटेनेंस भरने में भी इच्छा होती है, So all such factors in real estate properties are there. Similarly over here, it completely depends upon the team, and trust me, this is one of my favorites. When I research and analyze NFT projects, it's my personal way that ये सबसे important मेरे लिए होता है। मैं रैरिटी भी इतना नहीं देखता, मैं यूटिलिटीज भी इतना नहीं देखूंगा। मैं क्या देखता हूँ मालूम है? सबसे पहले कि वो बंदा कौन है जो ये NFT प्रोजेक्ट के पीछे है, जो एग्जीक्यूट करने वाला है। तो चाहे शुरुआत में यूटिलिटीज अगर कम भी होगी ना, तो मुझे वो बंदे पे या वो कंपनी पे या वो ब्रांड पे या वो टीम पे भरोसा होगा कि नहीं यार, ये अपनी कम्युनिटी के साथ कोई बुरा नहीं करेगा, ये अपनी कम्युनिटी को आगे लेके जाएगा, ये अपनी कम्युनिटी को 6 महीने में छोड़ के चला नहीं जाएगा। ये टीम जो है वो अपनी कम्युनिटी को 10 साल 20 साल तक आगे लेके जाएगी और एक ब्रांड बिल्ड करेगी NFT प्रोजेक्ट के थ्रू। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एंड आई हैव इन्वेस्टेड इन NFTs लाइक क्रेजी by just focusing on creators, or in my virtual mentor Gary Vaynerchuk's term, bet on the jockey not on the horse. So jockey यानी कि जो NFT प्रोजेक्ट का क्रिएटर है, ब्रांड, इंडिविजुअल या कोई भी आर्टिस्ट, वो उस पे आप बेट करोगे तो ज्यादा महत्व रहेगा। क्यों? क्योंकि वो बंदा कल सुबह उठ के फेमस हो गया, अगर वो यहाँ पर फेमस नहीं है या तो ऑलरेडी फेमस है तो आगे जाके और फेमस होना चाहेगा। ये सब पैरामीटर्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब बहुत बार देखा जाता है दैट NFT प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे क्रिएटर्स एनोनिमस रहना चाहते हैं, बिकॉज Web3 का एक माहौल पिछले 1 साल में 1.5 साल में ऐसा बना है कि Web3 में है ना, जो लोग होते हैं कहीं ना कहीं वो कभी भी Web2 में नहीं आए थे, कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया पे नहीं थे, कहीं ना कहीं उनका फ्रंट फेस वो बाहर लाए नहीं है।
वो चाहे बेसमेंट वाले आर्टिस्ट होंगे, चाहे वो ऐसे इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं जो कि अपना फेस बाहर नहीं लाना चाहते, तो बहुत टाइम वो एनोनिमस क्रिएटर भी हो सकते हैं। तो उस चक्कर में आप सोचोगे कि यार यहाँ पर प्रतीक मैं कैसे रिसर्च करूँ, डिजिटल प्रतीक तू बोल रहा है कि यार ये सा करो वैसा करो, लेकिन यहाँ पर उनका फेस ही नहीं दिख रहा है, यहाँ पर उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल ही नहीं है। तो मैं समझ सकता हूँ। तो इसमें क्या हुआ, 2021 अप्रैल 2021 से करीबन नवंबर या दिसंबर 2021, तो 2021 पूरा पकड़ लो आप। 2021 में ना एनोनिमस क्रिएटर के प्रोजेक्ट भी लोग लेते थे, लेकिन 2022 में थोड़ा सा वो ह्यूमन शिफ्ट हुआ है, थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है, ह्यूमन का परचेज बिहेवियर ऑफ एनएफटीज में थोड़ा सा चेंज आया है, परिवर्तन आया है। एंड नाउ दे ओनली वांट पीपल हु आर रियल। ठीक है, रियल का मतलब वो पहले भी रियल थे, लेकिन मालूम नहीं था कि बंदा कौन है, बंदी कौन है। तो यहां पर अभी जब तक वो सोशल मीडिया पे दिखते नहीं है ना, लोग क्या करने लगे, अभी वेबसाइट पे जाते हैं, एनएफटी प्रोजेक्ट की वेबसाइट पे जाके टीम में जाएंगे, टीम में उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स होगी, वहां क्लिक करके वो देखेंगे इंडिविजुअली कि ये बंदा या बंदी है या नहीं है, तो क्या कर रहा है या क्या कर रही है, और उसके बेसिस पे लोग उनका रिसर्च और एनालिसिस करके फिर एनएफटी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये थोड़ा सा शिफ्ट आया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी भी जो एनोनिमस प्रोजेक्ट्स है या एनोनिमस क्रिएटर्स आई वुड से आर बैड और गुड, हमको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। सो अगेन दिस इज कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन योर इंडिविजुअल रिसर्च एंड एनालिसिस। लेकिन ये दोनों ही फैक्टर है, एक शिफ्ट आया है ह्यूमन परचेज बिहेवियर में, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना और उसके बेसिस पे आप ये बिल्डर यानी कि टीम पे फोकस करके अपना एनालिसिस करना। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूं, अगर आप एक गेमर हो और आपको चाहिए कि यार गेमिंग के रिलेटेड एक एनएफटी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके दिमाग में होगा कि यार एक एनएफटी गेमिंग का प्रोजेक्ट के पीछे जो क्रिएटर होगा या टीम होगी ना, उनको गेमिंग का तो नॉलेज होना ही चाहिए। तो अगर वो गेमिंग सेक्टर में ऑलरेडी है और वो अगर गेमिंग के रिलेटेड एनएफटी प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो आपको भी एक सुकून होगा कि यार कल सुबह उठ के, भले चलो अभी उनका प्रोजेक्ट इतना नहीं चल रहा होगा, लेकिन आपको सुकून होगा कि कल सुबह उठ के ये कुछ तो अच्छा करेंगे। तो यहां पर ये फैक्टर भी एक अपना ही अलग रोल प्ले करता है। फिफ्थ फैक्टर इज क्रेडिबिलिटी ऑफ रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज, और एनएफटीज में उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी रिव्यूज। अगर आपको कोई एक अपार्टमेंट या कोई एक एरिया में शिफ्ट होना है, तो सबसे ज्यादा या सबसे बेस्ट रिव्यू कौन देगा? वही जो वो एरिया में या वो बिल्डिंग में या वो अपार्टमेंट में ऑलरेडी बस चुका है या ऑलरेडी रह चुका है या ऑलरेडी वहां पर है। ठीक है, अगर आप कहीं पे जा रहे हो, मेरे को याद है यार, मैं दिल्ली में था ना जब 2015-16 में जब दिल्ली गया था, तो मैं एक घर ढूंढ रहा था, रेंट पे ढूंढ रहा था, एंड आई वाज वॉकिंग इन मालवीय नगर, साउथ दिल्ली। अब मैं चल रहा था, मैं हर एक अंकलों को पूछ रहा था वो एरिया में, मालवीय नगर, एच ब्लॉक था 7/15, कुछ मेरे को याद नहीं है, मैं वहाँ पर रहता था। और मैं वो घर ढूंढने के लिए क्या कर रहा था कि मैं रास्ते पे चल रहा था और बहुत सारे अंकलों को पूछ रहा था कि अंकल यहाँ पर कोई घर आपके दिमाग में है या आपको मालूम है कोई ब्रोकर अच्छा हो, ये वो फलाना ढिमका। एंड उसी में मेरे को एक सुनील अंकल करके एक अंकल मिल गए। अब वो सुनील अंकल मेरे को बोलते हैं यार हाँ मैं यहीं पर रहता हूँ। मैं बोला चलो ठीक है यार, कैसा एरिया है? वो बोलते बहुत बढ़िया है, मेरा घर यहीं पर है। और उसी के चक्कर में मैं उनके ही घर में रहना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके घर में एक मकान खाली था। सो ये तो बात हुई रियल, एक एग्जाम्पल, मेरा रियल एग्जाम्पल है, और ये बहुत ही हेल्पफुल होता है कि एनएफटी प्रोजेक्ट में भी। अगर आपको एक एनएफटी प्रोजेक्ट अच्छा है कि नहीं वो जानना है, तो आप उसी में जाओ, वो डिस्कॉर्ड में जाओ, वो एनएफटी प्रोजेक्ट होल्डर्स है उनसे बातें करो, उनसे सोशल मीडिया पे कनेक्ट करो, और कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ये एनएफटी प्रोजेक्ट में उनको ऑलरेडी यूटिलिटीज मिली है कि नहीं, या फिर लेने के बाद वो प्रोजेक्ट क्रिएटर भाग गया है, या लेने के बाद वो प्रोजेक्ट क्रिएटर ने कुछ नहीं किया है। तो ये जो आपको थर्ड पार्टी रिव्यूज मिलेंगे वो सबसे बेहतर या सबसे बेस्ट कहाँ से मिलेंगे? वहीं से मिलेंगे जो वो एनएफटी होल्ड कर रहा होगा, वहीं से मिलेंगे जो एनएफटी प्रोजेक्ट के अराउंड होगा। तो इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी रिव्यू। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट बिफोर यू जस्ट बाय एन एनएफटी और एन एनएफटी प्रोजेक्ट में से कुछ एनएफटीज, when you are researching and analyzing, always make sure that you be a part of that community। मतलब वो बिल्डिंग के अराउंड जो लोग हैं उनसे बातें करना शुरू करो, मतलब एनएफटी प्रोजेक्ट के अराउंड जो भी लोग हैं उनसे बातें करना शुरू करो सोशल मीडिया पे। एंड ये रिसर्च करने के टाइम पे खास ध्यान रखना, 2021 में क्या होता था, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे प्रोजेक्ट्स को पंप करते थे। पंप यानी बहुत सारे एक साथ इकट्ठा बाय कर लेंगे और फिर प्रमोट करेंगे कि हाँ भैया मैंने भी ये परचेस किया है, मैंने भी ये परचेस किया है। तो कहीं ना कहीं वो एनएफटी प्रोजेक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है।
लेकिन 2022 में थोड़ा सा ट्रेंड वापस वो चेंज हो गया है, थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है ह्यूमंस के पैटर्न में, बाइंग पैटर्न में, और बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स है उनको आजकल पे किया जाता है जस्ट टू से दैट हाँ ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो हर बार रिसर्च के टाइम पे, थर्ड पार्टी रिव्यूज लेने के टाइम पे इन्फ्लुएंसर्स को ही सुनो, वैसा मत करना। प्लीज डू योर ओन रिसर्च बाय गोइंग विद इन द कम्युनिटी, और जो रियल होल्डर्स है उसको आप पूछो, उनसे बातें करो, जितना हो सके उनसे आप थर्ड पार्टी रिव्यूज लेने का ट्राई करो। एंड ये रिसर्च मुझे मालूम है बहुत इजी नहीं होने वाला है, आसान नहीं होगा, बट नथिंग वर्थ कम्स इजी। तो ये रिसर्च थोड़ा टफ रहेगा, लेकिन अगर आप ये करोगे तो आपका पैसा डूबेगा नहीं, चांसेस है कि आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा। लेट्स मूव ऑन टू आवर सिक्स्थ फैक्टर विच इज रोड मैप्स। ये एक फैक्टर है जो NFTs में बहुत ही यूनिक है। यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स अपने वेबसाइट पे या सोशल मीडिया चैनल्स पे अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले एक रोड मैप देती है, मतलब कि वो बोलती है कि हाँ ये डेट पे ये करेंगे, ये डेट पे ये करेंगे, ये ईयर में ये करेंगे। इट्स काइंड ऑफ अ पिच डेक ऑफ अ स्टार्टअप। अगर आपका रोड मैप अच्छा होगा, लॉन्ग टर्म विजन के साथ आप प्रेजेंट करोगे उसको वेबसाइट में, सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे, सब जगह पे, तो आप एक लॉन्ग टर्म कम्युनिटी को अट्रैक्ट भी कर सकते हो। लेकिन अगेन 2021 की बात अलग थी, 2022 में मूविंग फर्दर वी आर चेंजिंग। ह्यूमंस का बाइंग पैटर्न, रिसर्चिंग पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप जब रिसर्च और एनालिसिस कर रहे हो तो खाली रोड मैप को देख के ही फैंटेसाइज ना हो जाओ। वो रोड मैप में तो बहुत सारे लोग लिखते हैं कि हम ये करेंगे, गेम खोल डालेंगे, वो खोल डालेंगे, लेकिन पिछले एक साल में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने बहुत सारे प्रोमिसेस किए हैं, कमिटमेंट दिए हैं कि हम रोड मैप में ये करेंगे, हर 3 महीने ये करेंगे, हर महीने ये करेंगे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आज डूब चुके हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चले गए हैं। तो सिर्फ रोड मैप अच्छा दिखने से कुछ नहीं होगा, बिकॉज रिमेंबर वंस अगेन इट्स सिमिलर टू पिच डेक्स ऑफ स्टार्टअप। तो बहुत सारे स्टार्टअप अपने प्रेजेंटेशन को बहुत ही अच्छे से बोलते हैं कि हाँ ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, लेकिन कितने स्टार्टअप सक्सेसफुल होते हैं। सो इट्स सिमिलर टू दैट, और ये मैंने बहुत ही डीपली सीखा है अपने मेंटोर से, गैरी वेनरचक से। अब डेली बेसिस पे बहुत सारे NFT प्रोजेक्ट्स लॉन्च होना शुरू हो गए हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि डिजिटल प्रतीक वो सब तो ठीक है, रोड मैप दे रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन इतने सारे प्रोजेक्ट्स को ट्रैक कैसे करें? इतने सारे प्रोजेक्ट्स अगर फ्यूचर में आने वाले हैं तो उनका रोड मैप क्या होने वाला है, वो अगर एडवांस में हमको पता चले रिसर्च करने के लिए, तो हमारे लिए भी बेहतर होगा। हमारे लिए वो एक माइंडसेट बन जाएगा कि ओके फाइन, आज ये तारीख है तो 1 महीने के बाद ये लॉन्च हो रहा है, उनका रोड मैप ये होने वाला है, तो क्या वो मेरे से रेजोनेट कर रहा है, तो मैं खरीदना चाहूंगा या खरीदना चाहूंगी। तो वो कहां से ट्रैक करे वो आप सोच रहे होंगे। इस काम को आसान करने के लिए बहुत सारे NFT रिसर्च और एनालिसिस टूल्स भी आप यूज कर सकते हो, जैसे कि क्रिप्टो स्लैम हो गया, नैनसेन हो गया, फिर एक रैरिटी टूल्स भी है। ऐसे बहुत सारे टूल्स है, आप कोई भी एक पकड़ लो, आप एक पकड़ सकते हो। टू स्टार्ट विद एज अ बिगिनर यू कैन स्टार्ट विद रैरिटी टूल्स। यहाँ पर आप जाओगे, आप प्रोजेक्ट्स को देख सकोगे, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स होगा उसको भी देख सकते हो, अभी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको भी देख सकते हो, कितनों का टॉप सेल्स हुआ है ये भी देख सकते हो, और बहुत सारी नॉलेज आपको मिल सकती है रैरिटी टूल्स और सिमिलर वेबसाइट्स से। चलो फिर से आते हैं रियल एस्टेट एग्जाम्पल पे। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदने के 2 मेजर पर्पस होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। आप घर खरीदते हो वहां पर रहने के लिए, पर्सनल यूज के लिए, या तो उसको रेंट पे देने के लिए, या तो बेचने के लिए, यानी कि इन्वेस्टमेंट पर्पस पे। तो बेसिकली ये जो इन्वेस्टमेंट पार्ट है रियल एस्टेट में, उसको बोल सकते हैं हम फ्लिप करना। मतलब कि आपने अगर 10 लाख में कुछ खरीदा और आपको दिख रहा है कि 15 लाख में बेच सकता हूं, तो आप 5 लाख जो प्रॉफिट दिख रहा है उसी के चक्कर में आप उसको फ्लिप कर दोगे। तो आपने 5 लाख निकाल लिए वो प्रॉपर्टी में से और कमा भी लिया। उसको बोलते हैं रियल एस्टेट फ्लिपिंग। तो जब आप फ्लिपिंग करते हो वहां पर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को नहीं देखते हो, फ्लिपिंग करने का यानी क्विक प्रॉफिट कमाने का एक जरिया हो गया। तो ये दोनों ही पर्पस डिफरेंटली अप्रोच करते हो। अगर आपको पर्सनल यूज के लिए लेना है तो डेफिनेटली वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, लेकिन यहां पर अगर आप फ्लिपिंग का स्ट्रैटेजी सोच रहे हो तो एकदम क्विक शॉर्ट टर्म हो गया, उसमें लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। सो बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन NFTs अगर आप सोच रहे हो तो आपका नजरिया होगा कि कम्युनिटी स्ट्रांग है या नहीं, लॉन्ग टर्म विजन है या नहीं, रोड मैप अच्छा है कि नहीं। मेजरली तो रोड मैप का ही होता है सिलसिला, बिकॉज रोड मैप, जैसे मैंने आपको पिछली कुछ मिनटों में बताया कि एक क्रिएटर के ऊपर आप अगर बेट करते हो, इफ यू बेट ऑन द जॉकी नॉट द हॉर्स, देन डेफिनेटली वो क्रिएटर कुछ ना कुछ अच्छा करता रहेगा या करती रहेगी एक रोड मैप के अंदर।
और अगर आप दोनों ही करना चाहते हो, मतलब लॉन्ग टर्म भी करना चाहते हो एंड क्विक फ्लिपिंग प्रॉफिट्स भी कमाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, मल्टीपल एनएफटीज खरीदोगे एक कलेक्शन में से। मतलब अगर आप एक कलेक्शन में से 3 एनएफटीज खरीद लेते हो, उसमें से 2 आप फ्लिप कर लोगे और एक रखोगे, या तो एक फ्लिप कर लोगे, प्रॉफिट ले लोगे और 2 लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके बैठ जाओगे। And last but not the least, the 7th factor is consistent executions. अभी NFT प्रोजेक्ट्स जो 2021 में बनते थे वो बहुत ही ज़्यादा आर्ट फोकस्ड होते थे, लेकिन उसमें कोई यूटिलिटी का इतना फोकस नहीं होता था। एंड अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, 2022 में ये जून का महीना है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आई एम श्योर 2023 तक यूटिलिटी पे ज़्यादा फोकस होने वाला है एंड आर्ट पर धीरे धीरे कम होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आर्ट का महत्व या वैल्यू जीरो हो जाएगा, नो, बट यूटिलिटीज का महत्व, इंपॉर्टेंस ज़्यादा होने वाला है। पीपल वुड स्टार्ट फोकसिंग ऑन यूटिलिटीज एंड व्हेन इट कम्स टू यूटिलिटीज, एक क्रिएटर या ब्रांड या टीम जो ये रोड मैप बना रही है, वो रोड मैप बनाने से कुछ नहीं होगा, वो प्रेजेंटेशन पिच डेक रह जाएगा। अगर वो पिच डेक में जो लिखा है वो अगर कुछ काम नहीं करेंगे, कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशंस नहीं करोगे, यूटिलिटीज कम्युनिटी को नहीं दोगे, देन द स्टार्टअप विल फेल। वैसे ही अगर आप कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन रोड मैप पे नहीं करोगे, देन योर कम्युनिटी विल फील दैट हाँ भाई चलो रोड मैप तो लिख दिया लेकिन कुछ कर नहीं रहा है क्रिएटर या टीम कुछ कर नहीं रही है, सो वी आर लूजिंग इंटरेस्ट एंड दे विल लीव यू। वो NFT बेच देंगे और वो चले जाएंगे, आपकी कम्युनिटी स्ट्रांग नहीं रहेगी और इवेंचुअली आपका प्रोजेक्ट डेड हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक क्रिएटर हो ऑफ NFTs या आप सोच रहे हो NFT इन्वेस्टमेंट में, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशंस भी देखो। येस, एट द लॉन्च ऑफ द प्रोजेक्ट यू कैन नॉट जज बेस्ड ऑन कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन बिकॉज एग्जीक्यूशन हुआ ही नहीं होता है। तो ये जो पैरामीटर 7th है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर रहे हो और नया प्रोजेक्ट एक आपको दिख रहा है, तो वहाँ पर पहले 6 फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन बहुत ही कम देखते हैं आजकल, तो ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करेगा रोल फॉर द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स एंड नेक्स्ट कमिंग डेकेड। सो दोज आर द 7 फैक्टर्स you should research on and analyze on while finding good NFT projects like a pro. ध्यान रखना, ये वीडियो कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है। किसी भी NFT और क्रिप्टो एसेट में इन्वेस्ट करने से पहले खुद का रिसर्च जरूर करिए। अगर इस एग्जाम्पल से आपको पता चला कि NFTs में रिसर्च एंड एनालिसिस कैसे करते हैं इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, देन प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स एंड turn on the bell notification so that you never miss a single valuable educational video on this channel. This is your host and host, the Digital Pratik, signing off. Stay awesome, God bless, and keep smiling and keep researching. क्रिप्टो उत्पाद और NFT अनियमित है और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। यह संभव है कि इस तरह के लेनदेन से हुई किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो।